नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3 को, जिसके अंतर्गत जानेंगे और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जहां से सीधे सीधे सुपर टेट में प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है, यानी कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संबंध में ये जो कथन दिया गया है कि आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है, यानी कि जिसे मापा जा सकता है। तो ये जो विचार दिए गए हैं, ऑप्शन ए कहता है स्किनर का, ऑप्शन बी कहता है टायलर का, ऑप्शन सी कहता है गुड का और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कथन है, ये जो विचार है, ये स्किनर महोदय का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका स्किनर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, यानी कि प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, इसके प्रतिपादक कौन है, ये पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए कहता है स्किनर, ऑप्शन बी कहता है पावलोव, ऑप्शन सी कहता है क्रो एवं क्रो और ऑप्शन डी कहता है गुड। तो आपको बताना है प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भी आपका बनता है ऑप्शन नंबर ए स्किनर महोदय का, क्योंकि स्किनर महोदय ने जो सिद्धांत दिए हैं उस सिद्धांत का नाम है प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका स्किनर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है, यानी कि निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का जो नियम है वो क्या है। ऑप्शन ए कहता है तत्परता का नियम, ऑप्शन बी कहता है अभ्यास का नियम, ऑप्शन सी कहता है प्रभाव का नियम और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट, थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए हैं, इसलिए थॉर्नडाइक को हम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 प्रकार के नियम दिए। एक दिए आपके प्राथमिक नियम जिनकी संख्या है 3, और दूसरे दिए उन्होंने द्वितीयक नियम जिसे हम गौण नियम भी कहते हैं और उनकी संख्या है 5। और जो 3 प्राथमिक नियम है उसमें पहला नियम होता है तत्परता का नियम, दूसरा नियम होता है अभ्यास का नियम और तीसरा नियम होता है प्रभाव का नियम। यानी कि जब तक आप किसी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं होते तब तक आप नहीं सीख सकते, इसलिए जरूरी है तैयार होना। उसके बाद होता है अभ्यास करना, यानी लगातार जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, तो उसका प्रभाव आपको बेहतर मिलेगा। तो इसीलिए जरूरी होता है कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको कंटेंट को बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। रिवाइज का मतलब ही होता है अभ्यास करना। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी पकड़ मजबूत होगी और उसका प्रभाव आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। तो ये सीखने के नियम होते हैं और ये तीनों ही नियम आपके प्राथमिक नियम के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने थॉर्नडाइक को बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो आप सीडीपी सेक्शन, यानी कि सुपर टेट में जो सीडीपी का सेक्शन है जिसके अंतर्गत जो अधिगम के सिद्धांत है, उसमें मैंने आपको अधिगम के बारे में डिटेल में बताया हुआ है और थॉर्नडाइक को स्पेशली बताया हुआ है। उनके प्राथमिक नियम और द्वितीयक नियम सभी को हमने डिटेल में स्टडी किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो सभी टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा। तो ईजी है ये सभी प्रश्न आपके लिए। आपको सिर्फ टेस्ट लगाना है और टेस्ट लगाकर ये देखना है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना बेहतर है और आप कितने जल्दी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पा रही है। ये आपका कॉन्फिडेंस दर्शाएगा, आपके रिवीजन का स्टैंडर्ड दर्शाएगा कि आप कितना रिवाइज करके आए हैं चीजों को। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और जितनी जल्दी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं इसका मतलब आपका अभ्यास बहुत बेहतर है और उसका प्रभाव आपको परिणाम के रूप में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 44 कि वॉटसन ने संवेग बताए। देखिए वॉटसन, जो जेबी वॉटसन साहब है, उन्होंने संवेग कितने प्रकार के बताए हैं। तो आपको पता है कि वॉटसन साहब ने जो संवेग बताए हैं वो 3 प्रकार के बताए हैं। इस धरती पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो लव, एंगर और फियर, यानी कि प्रेम, क्रोध और डर, इन तीनों चीजों के साथ उसका जन्म होता है। इन 3 चीजों को बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, वो बच्चा स्वयं से लेकर आता है। अगर आप बच्चे को प्रेम करेंगे तो बच्चा आपके पास जाएगा,
बच्चे से अगर उसकी कोई चीज़ आप छीन लेते हैं तो वो क्रोधित हो उठता है, यानी कि क्रोध करना आप सिखाते नहीं है बच्चे को। और अगर आप बच्चे के सामने थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं तो बच्चा डरने लगता है, इसका मतलब डरने के लिए भी आपने उसको सिखाया नहीं है। ये 3 चीज़ें जन्मजात होती है जो बच्चे लेकर आते हैं और यही संवेग होते हैं जो वॉटसन ने बताए। तो इसलिए ऑप्शन कहता है 3, 2, 4 और 5। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए। वॉटसन ने जो संवेग बताए वो 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कहता है कि वॉटसन ने कौन से संवेग बताए, यानी कि देखिए जो वॉटसन साहब है उन्होंने कौन से संवेग बताए हैं ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है भय, ऑप्शन बी कहता है क्रोध, ऑप्शन सी कहता है प्यार और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। देखिए अभी मैंने आपको बताया है और सेम क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि वॉटसन ने जो संवेग बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो मैंने अभी आपको बताया भय होता है यानी फियर होता है, क्रोध यानी एंगर होता है और प्रेम यानी कि लव होता है, प्यार होता है। तो इन 3 चीजों के साथ बच्चे का जन्म होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। किसी भी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाए अगर आप उसके बारे में डिटेल नॉलेज रखते हैं तो बहुत ही आसान है आपके लिए इस एग्जाम्स को निकालना। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आप इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक बहुत जल्दी पहुंच रहे होंगे। अगर आप बहुत जल्दी से क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, आपकी स्पीड बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। और अगर आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस के ऑप्शंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आपको डाउट लग रहे हैं तो इसका मतलब आपको रिविजन की आवश्यकता है। तो स्वयं का मूल्यांकन स्वयं कीजिए और खुद को जितना हो सके उतना इंप्रूव कीजिए ताकि आप इस एग्जाम्स में साइकोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इजीली गेन कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है, यानी कि कबूतर पर किसने अपना एक्सपेरिमेंट किया है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है स्किनर ने, ऑप्शन बी कहता है पावलव ने, ऑप्शन सी कहता है थॉर्नडाइक ने और ऑप्शन डी कहता है कोई नहीं। अब आपको बताना है किसमें से कबूतर पर किसने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो देखिए पावलव ने कुत्ते पर किए इसलिए ये नहीं हो सकता, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किए इसलिए ये नहीं हो सकता, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका स्किनर है। स्किनर ने ही एक्सपेरिमेंट कबूतर पर किया था और इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका स्किनर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कहता है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। कथन है मुनरो का, हरलॉक का, ड्रेवर का और डगलस का। आपको बताना है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और इसी को ही हम विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। यह कथन किसका है? तो स्टूडेंट्स भ्रूणावस्था यानी कि प्रीनेटल स्टेज गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है और इसमें परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। ये एक परिवर्तनों की श्रृंखला की अवस्था है और इसी को ही विकास कहते हैं। तो ये कथन आपके मुनरो साहब का है, क्योंकि मुनरो साहब का विचार है कि आप भ्रूणावस्था से लेकर जब प्रौढ़ावस्था तक गुजरते हैं तो आप लगातार परिवर्तन करते रहते हैं और ये एक परिवर्तनों की श्रृंखला अवस्था है जिसको विकास कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका मुनरो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कहता है कि रुचि में निहित है, यानी कि रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट में निहित है, यानी कि कौन सी चीज इंटरेस्ट में समाहित है। ऑप्शन ए कहता है अवधान, ऑप्शन बी कहता है अनुभव, ऑप्शन सी कहता है ज्ञान और ऑप्शन डी कहता है मनोरंजन। अब आपको बताना है कि इंटरेस्ट में कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट जो बनता है वो आपके ध्यान पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं या ध्यान से देखते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, तो आपका इंटरेस्ट उसमें स्वयं ही बनता है। तो इसका मतलब जो ध्यान है उसी को ही हम अवधान कहते हैं। तो कहीं ना कहीं रुचि जो है वो अवधान में निहित होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका अवधान। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं या सुनते हैं और वो चीज़ आपको समझ आ जाते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें ध्यान को केंद्रित करते हैं। और अगर आप कोई चीज़ करते हैं या सुनते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं और आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, तो कहने का
तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते हैं, आपका ध्यान सेंटर्ड नहीं हो पाता है। उस व्यक्ति ने जब आपको उस चीज़ के बारे में बताया होगा तब आपका ध्यान कहीं और था, तो इसी वजह से आपका इंटरेस्ट यानी आपको वो चीज़ समझ नहीं आई और आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाया। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरेस्ट होता है, रुचि होता है, वो निहित होता है ध्यान में, यानी कि वो डिपेंड करता है ध्यान पर। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है अवधान, यानी कि ध्यान को ही हम अवधान भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक बहुत जल्द ही पहुंच पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कहता है कि रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है, यानी कि रुचि, देखिए इंटरेस्ट, और अवधान यानी कि ध्यान के संबंध में सही मत क्या है। ऑप्शन ए कहता है अवधान रुचि पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कहता है रुचि अवधान पर आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कहता है अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी कहता है सभी। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है, इसका मतलब ये है कि आपका अवधान जो है वो रुचि पर डिपेंड है। और अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके सुनने की और आपके कंसंट्रेशन पावर पहले से एक्टिव हो जाते हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट आपके अवधान पर आधारित होते हैं। और इसका मतलब यह हुआ कि जो अवधान यानी ध्यान है और रुचि है वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और रियलाइज कर पा रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या बनाए जा सकते हैं। रुचि और अवधान पर बेस देखिए ऑप्शंस किस तरीके से तैयार किए गए हैं। अगर आप इनको रिलेट करके नहीं पढ़ते हैं, इसको समझ पर, इसको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडी नहीं करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान से इन प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता है। अगर आपसे इस समय गलती हो भी जाए तो आपके पास ऑप्शन है उससे सुधार करने की और आप एग्जाम्स में बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं प्रश्नों से आपका पेपर तैयार होगा और ये प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो फर्स्ट टाइम आपके जल्दबाजी में क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। और अगर आपके दो भी क्वेश्चंस गलत हो गए तो कहीं ना कहीं आप रेस में पीछे होते जाएंगे। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि हर कंडीशंस में आप से गलती कम से कम हो, बिल्कुल ना हो। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस चीज को महत्व भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कहता है कि निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत, यानी कि इनमें से अभिप्रेरणा के सोर्सेस क्या हैं, ये आपको बताने, कहाँ से आप मोटिवेटेड होते हैं, उसके सोर्सेस क्या हैं। तो ऑप्शन ए कहता है बालक, ऑप्शन बी कहता है आवश्यकताएं, ऑप्शन सी कहता है उद्दीपक और ऑप्शन डी कहता है ए व से दोनों, यानी ए और से दोनों ऑप्शन डी में कहता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के स्रोत यानी अभिप्रेरणा के सोर्सेस क्या है, कहाँ से अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है। तो अभिप्रेरणा की अगर मैं बात करूँ तो बालक से अभिप्रेरणा की उत्पत्ति होती है, यानी कि ये इसके सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका है आवश्यकताएं, और आवश्यकता जो है अभिप्रेरणा के पार्ट होते हैं लेकिन स्रोत नहीं होते हैं। और ऑप्शन सी कहता है उद्दीपक, यानी कि उद्दीपक का मतलब होता है किसी चीज को आप देखते हैं और आपको उस चीज को देखकर आप मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि अगर मान लीजिए आप किसी सहायक अध्यापक को देखते हैं, यानी कि टीचर्स को देखते हैं, तो आपके अंदर भी फीलिंग आती है कि हमें भी टीचर बनना है, तो हम भी एक दिन टीचर जरूर बनेंगे, अवश्य बनेंगे, क्योंकि हम उस चीज को लेकर मेहनत भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा के स्रोत होते हैं और आप देखकर इंस्पायर्ड जरूर होते हैं। उद्दीपक का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके सामने एक अध्यापक आते हैं और वो अपना लाइफ स्टाइल आपको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से भी इंस्पायर्ड होते हैं। तो ए और सी यानी कि दोनों ही ऑप्शन आपके अभिप्रेरणा के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कहता है कि TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया, यानी कि TAT जो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, TAT का फुल फॉर्म होता है आपका थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, और इसका निर्माण किसने किया है ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है सी कोड एवं बेकमैन, ऑप्शन बी कहता है थर्स्टन, ऑप्शन सी कहता है हरमन रोशा और ऑप्शन डी कहता है मॉर्गन एवं मरे। तो आपको बताना है TAT व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन एवं मोरे के द्वारा थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट का निर्माण किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 52 आपसे कहता है CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। देखिए CAT परीक्षण जो है ये भी आपके व्यक्तित्व का एक परीक्षण है जिसे हम कहते हैं चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, और इसके जो निर्माण करता है वो आपके हैं लियोपोल्ड बेलक, और इन्होंने इसको 1948 में इसका आविष्कार किया था। और ये जो किया गया था वो किस उम्र के बच्चों के लिए इसका मापन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो वो ऑप्शन ए कहता है 1 से 5 वर्ष के बालक, ऑप्शन बी कहता है 3 से 11 वर्ष के बालक, ऑप्शन सी कहता है 11 से 13 वर्ष के बालक, और ऑप्शन डी कहता है 11 से 15 वर्ष के बालक। तो ये CAT यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो बाल्यावस्था के बालकों के लिए किया जाता है, और बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं वो लगभग होते हैं 2 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था में। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता और ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। बचा हुआ ऑप्शन आपका हो जाएगा बी कि 3 से 11 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके लिए CAT परीक्षण किया जाता है, और इसके निर्माणकर्ता आपके लियोपोल्ड बेलक है जिन्होंने 1948 में इस परीक्षण का आविष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कहता है कि संवेग का प्रकार नहीं, यानी कि संवेग मतलब आपके इमोशंस का प्रकार नहीं है, यानी कि टाइप कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है क्रोध, ऑप्शन बी कहता है भय, ऑप्शन सी कहता है ध्यान, और ऑप्शन डी कहता है प्रेम। आप समझ पा रहे हैं कि इस तरीके के प्रश्न आप पहले भी देख चुके हैं कि संवेग जो है वो 3 प्रकार के होते हैं वॉटसन के अनुसार, और मैंने अभी आपको बताया है कि एक होता है आपका लव, दूसरा होता है आपका एंगर, तीसरा होता है आपका फियर। तो इसका मतलब ये है कि क्रोध तो होते हैं संवेग के प्रकार में, भय यानी डर भी होता है और प्रेम भी होता है, लेकिन ध्यान कहीं भी नहीं होता, और यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संवेग का प्रकार नहीं है, तो जो नहीं है संवेग का प्रकार वो आपका ध्यान है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54 आपसे कहता है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। आपको बताना है प्रतिभाशाली बालकों की जो बुद्धि लब्धि यानी कि IQ है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए कहता है 80 से 90, ऑप्शन बी कहता है 110 से 112, ऑप्शन सी कहता है 140 से अधिक, और ऑप्शन डी कहता है 100 से 120। तो मैंने टर्मन के अनुसार IQ वर्गीकरण आपको बताया हुआ है, और जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं यानी कि जिनको हम गिफ्टेड चाइल्ड भी बोलते हैं या जीनियस बच्चा भी बोलते हैं, तो उनका जो IQ लेवल होता है वो 140 प्लस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55 आपसे कहता है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। देखिए संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है वो दिया गया आपके जीन पियाजे के द्वारा, और ये प्रश्न आपके CTET में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और UPTET में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके DLED पाठ्यक्रम और B.Ed PRT लेवल पर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रिया यानी कि कितने प्रोसेस के बारे में वर्णन किया है, बताया है। या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां, तो संज्ञानात्मक विकास की जो स्थितियां हैं या अवस्थाएं हैं वो कितनी है ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए कहता है 2, ऑप्शन बी कहता है 4, ऑप्शन सी कहता है 6, और ऑप्शन डी कहता है 3। तो अब आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने स्थितियां बताई हैं उनकी संख्या कितनी है। तो आप CTET UPTET में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि उन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, उन्होंने इसके 4 स्टेजेस बताए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है जो सेंट्रल टेंडेंसी है, इसका मापक कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए कहता है मध्यमान, ऑप्शन बी कहता है माध्यांक, ऑप्शन सी कहता है प्रसार, और ऑप्शन डी कहता है बहुलक। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है इसके अंतर्गत हम एक पढ़ते हैं मीन, दूसरा पढ़ते हैं मोड, और तीसरा पढ़ते हैं हम मीडियन। तो मीन को हम हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य या मध्यमान, मोड का मतलब होता है बहुलक, और मीडियन का मतलब होता है माध्यांक या माध्यिकाएं। ठीक, तो ये तीनों ही चीज़ें हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक के अंतर्गत पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज़ हम नहीं पढ़ते और वो है आपका प्रसार, यानी जिसको हम कहते हैं रेंज। तो प्रसार को हम नहीं पढ़ते, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका प्रसार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 57 आपसे कहता है कि किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से
व्यक्त करने वाला एक शब्द है। देखिए किशोरावस्था, जो किशोरावस्था है, एडोलसेंट पीरियड है, इसकी जो विशेषताएं हैं यानी कि इसकी जो स्पेशलिटी है उसको सर्वोत्तम रूप से यानी कि सबसे बेहतर ढंग से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। और वो कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए कहता है विकास, ऑप्शन बी कहता है परिवर्तन, ऑप्शन सी कहता है संस्कृति और ऑप्शन डी कहता है तनाव। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में एक ऑप्शन ऐसा है जो किशोरावस्था की खासियत को सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो विकास तो सभी के लिए करते हैं, परिवर्तन भी सभी के साथ होता है, संस्कृति भी सभी की अलग अलग होती है या एक जैसी भी हो सकती है, लेकिन जो तनाव शब्द है इसको हम किशोरावस्था में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान का काल भी कहा है, इसे उथल पुथल की अवस्था भी कहते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है तनाव। यानी तनाव शब्द का यूज हम किशोरावस्था में सबसे ज्यादा करते हैं और सबसे बेहतर ढंग से व्यक्त करने के लिए किशोरावस्था में तनाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है तनाव। तो समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम्स में बनते हैं, तो समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 आपसे कहता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। देखिए बाल विकास जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है, फैक्टर है, वो नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कहता है पोषण, ऑप्शन बी कहता है लिंग भेद, ऑप्शन सी कहता है संस्कृति और ऑप्शन डी कहता है तनाव। अब आपको बताना है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं, कौन से नहीं हैं ये आपको बताने हैं। तो बालक के विकास को पोषण भी प्रभावित करते हैं, अगर आप पोषण नहीं देते हैं बच्चे को ठीक से तो उसके विकास को प्रभावित करेगा। लिंग भेद यानी कि लिंग भेद के आधार पर भी आप अपने समाज में बालकों के विकास को देखते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि लिंग भेद के आधार पर जैसे 12 वर्ष का एक बालक है और 12 वर्ष की एक बालिकाएं हैं, अगर हम इनके विकास की बात करें तो मैच्योरिटी जो है वो बालिका में सबसे जल्दी आते हैं और इनका ग्रोथ भी 12 वर्ष के आसपास बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन यहीं पर लड़के की जो है मैच्योरिटी भी कम होती है और इसका ग्रोथ भी बहुत कम होता है लड़कियों के मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं लिंग भेद भी आपके बाल विकास को प्रभावित करते हैं। और ऑप्शन सी कहता है संस्कृति, तो संस्कृति तो आपके बाल विकास को प्रभावित करते ही हैं, क्योंकि आपको पता है कि साउथ के साइड में, अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो साउथ के साइड में जो बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है और नॉर्थ साइड के बच्चों का डेवलपमेंट अलग तरीके से होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो संस्कृति है वो भी आपके बालकों के विकास को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो प्रभावित नहीं करता है वो करता है आपका तनाव, यानी कि तनाव जो है वो बालक के विकास को प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कहता है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। देखिए जो बालक होते हैं उनमें स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंट की जो आकांक्षा है, इंडिपेंडेंट रहने की जो सोच है, वो किस अवस्था में यानी कौन सी स्टेज में प्रबल हो जाती है यानी एक्टिव हो जाती है। ऑप्शन ए कहता है किशोरावस्था, ऑप्शन बी कहता है शैशवावस्था, ऑप्शन सी कहता है बाल्यावस्था और ऑप्शन डी कहता है प्रौढ़ावस्था। अब आपको बताना है कि बालकों में जो स्वतंत्रता की आकांक्षा यानी कि इंडिपेंडेंट रहने की जो इच्छा है वो किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो वो आपके हो जाती है किशोरा अवस्था में, क्योंकि किशोरावस्था में जब बालक आता है तो उस समय बालक जो है अपनी सोच को ज़्यादा महत्व देता है और इसीलिए इस स्टेज को तनाव एवं तूफान का काल कहा जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति इस स्टेज में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। जो कंट्रोल खुद को कर लेता है वो बेहतर इंसान बनता है और जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता उसका डेवलपमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। और इसीलिए पेरेंट्स को जब बच्चे किशोरावस्था में आते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पेरेंट्स, टीचर सभी को बच्चे को इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस स्टेज को बच्चे हैंडल कर जाते हैं तो वो बच्चा आने वाले जीवन में बेहतर करता है और जो इस स्टेज को हैंडल नहीं कर पाता है वो बेकार हो जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस टेस्ट सीरीज का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपसे पूछा गया है कि अधिगम का सूझ सिद्धांत दिया था, यानी कि जो अधिगम है, लर्निंग है, इसका सूझ सिद्धांत किसने दिया था ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है कोहलर ने, ऑप्शन बी कहता है पावलव ने, ऑप्शन सी कहता है फ्रोबेल ने और ऑप्शन डी कहता है डाल्टन ने। तो आपको बताना है कि अधिगम का सूझ सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो अधिगम का जो सूझ सिद्धांत दिया गया है वो आपके दिए गए हैं कोहलर के द्वारा, यानी कि गेस्टाल्टवादियों के द्वारा अधिगम का सूझ सिद्धांत दिया गया है।
जिसके प्रवर्तक थे आपके मैक्स वर्दीमर और इसके जो प्रयोगकर्ता है यानी कि एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था वो थे आपके वल्फगंग कोहलर। और गेस्टाल्टवादियों में आपके आते हैं कुर्ट लेविन और कुर्तकोफ। तो ये भी आपके गेस्टाल्टवादियों के अंतर्गत ही आते हैं और इन्होंने भी सूझ के सिद्धांत में अपना अपना योगदान दिया है। तो यहाँ पर ये बाकी तीनों नहीं हैं, सिर्फ है आपके कोहलर साहब, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप बहुत ही आसानी से पहुँच पाए होंगे। आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। कैसा लगा ये प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने स्कोर को भी बताइएगा कि आपके स्कोर कितने बेहतर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।